स्पीकर सर, विधायक जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, जिससे परोपकार भी होगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। वैसे हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की माननीय प्रधानमंत्री जी की भी योजना प्रकृति खेती को बढ़ावा देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मैं समझता हूँ भाई खेती 3 तरह की है स्पीकर सर। एक तो रासायनिक खेती, जिसको हम प्रकृति खेती के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दूसरा एक प्रयास किया था जैविक खेती का, और एक है प्रकृति खेती। जैविक खेती और प्रकृति खेती में एक थोड़ा अंतर है। जैविक खेती के अंदर विदेशी केंचुए का प्रयोग होता है, केवल जो गोबर ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता, वो गोबर से खाद बनाता है, वो प्रोसेस है जैविक खेती का। और प्रकृति खेती का जो आधार है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। हमारा जो केंचुआ है वो मिट्टी में पड़ता है, मिट्टी खाता है, और मिट्टी के साथ साथ गोबर का भी उसका भोजन है, गोबर से वो खाद बनाता है। इसमें प्रकृति खेती के अंदर खर्चा कम है, आमदन ज़्यादा है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कुछ ऐसी कोई सोच है भाई हमारी, अगर हम डीएपी नहीं डालेंगे, हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम कीटनाशक दवाई नहीं डालेंगे तो शायद हमारी आमदन कम हो जाए, खर्चा इसमें ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से जो खाद का प्रयोग हुआ और जो डीएपी का, यूरिया का, पेस्टिसाइड का, उससे हमारी ज़मीन की उर्वरता कम होगी, यानी कि पैदावार कम होगी। और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम खाद का प्रयोग ज़्यादा करने लगे ताकि पैदावार हमारी ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा करने से, माननीय हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने सवाल पूछा, ऐसा करने से जमीन के अंदर कठोर होगी, पानी पीने की क्षमता कम होगी, और हमारा जो इस दवाई से, पेस्टिसाइड से, यूरिया से, डीएपी से इसका जो असर गया, जो हमारा केंचुआ जमीन के अंदर काम करता था वो 15 फुट नीचे चला गया। और ये डीएपी, यूरिया खाद की वजह से हमारे पानी के अंदर भी असर पड़ा और वो पानी जहरीला हुआ, जिससे इन्होंने माननीय हमारे विधायक जी ने चर्चा की पंजाब की, और उसके अंदर वो कपास का एरिया है, कपास के नाम से जाना जाता था। कपास के अंदर डीएपी, यूरिया की ज़्यादा खपत हुई और उस खपत के कारण वहाँ की ज़मीन कठोर हुई और वहाँ का पानी खराब हुआ, जिससे धरती की सेहत खराब हुई। हमारी माँ है धरती, धरती की सेहत खराब होगी तो बच्चों की सेहत कौन ठीक करेगा? बच्चों की सेहत तो और खराब होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो कैंसर की बीमारी आई है, इसी यूरिया से, डीएपी से, पेस्टिसाइड से, इसके प्रयोग से हमारे देश की जमीन इतनी जहरीली होगी जिससे अनाज भी जहरीला हुआ। हमारे अनाज के अंदर ऐसे तत्व आ गए जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अनाज के अंदर भी विकार आया। और साथ मैं स्पीकर साहब इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इन्होंने जो सवाल पूछा, इससे प्रदेश का भी भला होगा, देश का भी होगा। अगर इनकी बात हम सभी विधायकगण इस बात को सोच लें कि ये प्रकृति खेती हमने करनी है, इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रोत्साहन दिए, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। स्वतंत्रता के बाद देश में आज उत्पादन को बढ़ावा देना सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए हरी क्रांति के दौर में गेहूं और धान की उच्च उपज देने वाली किस्में लाई गई, जिन्हें सिंचाई और उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। देश राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, लेकिन उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिक मात्रा के निरंतर उपयोग से मिट्टी की सेहत खराब हुई और फसल उत्पादन में कीटनाशकों के अवशेषों में वृद्धि हुई, यानी कि जहरीलापन आया। उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक अवशेषों ने मानव स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित किया, यानी कि हमारे सेहत खराब हुई। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के दुष्प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार वर्ष 2022-23
से राज्य योजना स्तर योजना कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने और किसान कल्याण कोष योजना के तहत प्राकृतिक खेती को लागू कर रही है, ताकि किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, खेती की लागत में कमी लाना, खेती को एक स्थायी आजीविका विकल्प बनाना। प्राकृतिक खेती करेंगे तो खर्चा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इससे देश को भी फायदा होगा। जो विदेशों से खाद लाते हैं, बहुत पैसा बाहर जाता है। मिट्टी की उर्वरता यानी कि जमीन उपजाऊ हो जाएगी। सूक्ष्म वन परिस्थितियों और जीवों, जल धारण क्षमता, जल घुसपैठ और छिद्रीकरण में सुधार। ये टेक्निकल बात है स्पीकर सर। मिट्टी की उर्वरता यानी कि हमारे खेत की जमीन उपजाऊ हो जाएगी। सूक्ष्म वनस्पतियों और जीवों यानी कि जो फसल के अंदर जीवाणु हमारी मदद करते हैं फसल के लिए, उसका काम करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, वो वनस्पति जीव जैसे केंचुआ है, ये हमारी मदद करता है। और जल धारण क्षमता, केंचुआ का शरीर जो है वो नरम है, और गाय एक गोबर कर दे किसी खेत में, किसी रास्ते पे, तो एक दिन के बाद उसको उठा के देख लेना, उसके अंदर 2 सुराख मिलेंगे। वो केंचुआ 15 फुट से नीचे ऊपर आकर अपना भोजन लेने के लिए आएगा। उसका शरीर नरम है, वो एक सुराख करता चला आएगा जमीन के अंदर, और वापस फिर दूसरे से वो नीचे चला जाएगा। उस सुराख से जब बारिश होती है, हमारी मानसून की बारिश होती है, तो फिर खेत के अंदर बुलबुले हमारे को देखने को मिलेंगे। उस सुराख से अनेक सुराख होते हैं ऐसे, उससे हमारी जमीन की रिचार्जिंग होती है, जिसके लिए हम सरकारी तौर से खर्च करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं रिचार्जिंग के लिए। वो केंचुए के सुराख से हमारी जमीन रिचार्ज हो जाती है, जल ग्रहण करती है और जल धारण क्षमता बढ़ती है। जल घुसपैठ, जल नीचे जाएगा, छिद्रों में सुधार। ये जो हमारे केंचुए हैं ये मिट्टी खाते हैं, और गोबर, अगर गाय के गोबर के अंदर 1 ग्राम के अंदर 3 लाख से लेके 5 लाख तक जीवाणु होते हैं, उसको हम ड्राम में डालकर और उसके अंदर बेसन और गुड़ डालकर तैयार करते हैं। वो ड्राम के अंदर हमारा एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो हमारे खेत को उपजाऊ बनाता है। उसके अंदर ये प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए कृषि समुदाय में जागरूकता पैदा करना, इसमें खर्चा कम है स्पीकर साहब, इसमें तो जागृत करने की बात है। अगर हमारे देश के किसान इस बात पे जागृत हो जाते हैं तो हमारा देश अर्थव्यवस्था के तौर पे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है भाई 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था आएगी, तो पहले पे भी आ सकती है, क्योंकि इसमें खर्चा कम है, उपजाऊ ज्यादा है। जागरूकता के लिए प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती योजना के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, किसान गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्राकृतिक खेती के मेले, अधिकारियों और किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट शुरू की है। एक्सपोजर विजिट स्पीकर सर, जैसे हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसानों को ले जाए, एक जिले से दूसरे जिले में ले जाए, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाए, उनको जहां पर प्राकृतिक खेती होती है वहां पर उनको ले जाकर दिखाने का काम हमने शुरू किया है। 2022 में अब तक 720 किसान गोष्ठियां, 22 कार्यशालाएं, 1 राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 35,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया है। प्राकृतिक खेती की पद्धतियां प्रचलित रसायन आधारित खेती से काफी अलग है, इसलिए नई प्रणाली को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए किसान को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए राज्य ने किसान और कृषि विभाग के अधिकारियों को जागरूकता और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, अमेठी, जींद, गोरंडा, करनाल और मंगियाना, सिरसा में 4 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
2022 से अब तक 9,700 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षकों में युवा किसान महिलाएं और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अमेठी जींद ने राज्य के अंदर 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। 1,77,892 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है और 2,63,979 एकड़ क्षेत्र के लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 16,800 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,474 किसानों को सत्यापन किया जा चुका है। राज्य के किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन, राज्य कच्चे माल भंडारण प्रशासन के लिए इसमें 4 टन की जरूरत पड़ती है। उसको खरीदने के लिए 3,000 रुपए सरकार की तरफ से रुपए प्रदान करता है। 2 एकड़ इससे अधिक में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को 1 देसी गाय खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी है और रुपए की सब्सिडी दी जाती है। और अब वर्ष 2025 में यह सब्सिडी बढ़ाकर 3,000 रुपए 1 एकड़ पे कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा। और प्रकृति रूप में उत्पादित उत्पादनों की पैकिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत 2022 से अब तक कुल 14.70 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिसमें 492 देसी गाय की खरीद के लिए 1.23 करोड़ रुपए और 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपए शामिल है। प्रमाणिक एवं विपणन, यानी कि इस फसल को प्रमाणित कैसे करें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ताकि उसको अच्छा रेट मिले। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती योजना से के पहले चरण में किसानों और अधिकारियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। योजना के दूसरे चरण में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादकों के प्रमाणित ब्रांडिंग, पैकिंग और विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए कदम उठाएगी। राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादकों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए एफड और HAIC को कृषि उपज हरियाणा एग्रो यानी के संगठन प्रकृति कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी। प्राकृतिक खेती के उत्पादनों के प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को नामित किया गया है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती उत्पादकों के लिए MSP के फार्मूले निर्धारण पर पता लगाने या किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शुरुआत में उपज के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने ग्राम पंचायत में जागरूकता सूजन, क्लस्टर निर्माण, कृषि सखियां, समुदाय संसाधन व्यक्ति की भागीदारी, ओरिएंटेशन कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेपों के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 39.70 करोड़ रुपए बजटीय आवंटन के साथ प्राकृतिक खेती पे राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल, कुरुक्षेत्र और अमेठी जींद को इस NMNF के तहत राज्य के प्रति खेती केंद्र CONF के रूप में यानी कि सेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसानों को जागरूक करने और जनता तक पहुंचाने के लिए के तहत प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती केंद्र गुरुकुल में जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 2 भारतीय प्रकृति जैव इनपुट संसाधन केंद्र 3 समूहों के लिए BRC की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 1 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और उपरोक्त वर्णन तत्वों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निश्चित करने का कष्ट करें। और इसके साथ
मैं ये 1 लाख एकड़ की जो बात कही, अम्बाड़ा में 3000, भिवानी में 4000, चरखी दादरी में 3000, फरीदाबाद में 1500, फतेहाबाद में 5000, गुरुग्राम में 1500, हिसार में 6000, झज्जर में 4000, जींद में 6000, कैथल में 6000, करनाल में 6000, कुरुक्षेत्र में 10,000, महेंद्रगढ़ में 3000, नूह में 3000, पलवल में 3000, पंचकुला में 5000, पानीपत में 3000, रेवाड़ी में 3000, रोहतक में 5000, सरसा में 7000, सोनीपत में 6000, जमुनानगर में 6000, कुल बने 1,70,000। ये हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अपना काम करेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा घनश्याम जी का, उन्होंने प्रस्ताव बहुत अच्छा रखा। आपने माननीय मंत्री स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया जो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होगा। परंतु इसमें कुछ बातें मैं माननीय मंत्री जी के और सारे सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने कहा कि जैविक खेती सस्ती पड़ती है, इस भ्रम से हमको निकलना होगा। उदाहरण के रूप में एक ही उदाहरण दूंगा कि खरपतवार नाशक के लिए यदि हमने खेत में प्रयोग करके खरपतवार को कंट्रोल करने, नियंत्रण में लाना है तो 1000 से नहीं, 1 मिनट मैं थोड़ा सा बाद में अब मैंने 3 खेती की बात की, नहीं, बाद में एक रासायनिक खेती, एक जैविक खेती, एक बाद में प्राकृतिक जवाब खेती। दे देना। मैंने ये नहीं कहा भी जैविक खेती सस्ती या प्राकृतिक खेती। ठीक है, ठीक है। तो मान्यवर स्पीकर महोदय, खरपतवार नाशक के लिए हम रासायनिक खेती करते हुए 1000 से 2000 में खेत के खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में उसको खत्म करने के लिए नराई गोड़ाई, इंटरकल्चर कहते हैं उसको, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। वो 5000 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ पड़ता है। इसलिए माननीय मंत्री जी, ये शब्द प्रयोग करना कि प्राकृतिक खेती सस्ती पड़ती है, इसको हम प्रयोग करना बंद करें, वास्तविकता के करीब पहुंचे। दूसरा, आपने प्राकृतिक खेती के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख किया, हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, किया है। मेरा आपको ये निवेदन है कि जब हम 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो जो आपने शब्द प्रयोग किए उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा ताकि किसान उसका लाभ उठा सके। आज प्राकृतिक खेती में जैव उर्वरक के नाम पर देसी गाय से जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की प्रक्रिया का आपने उल्लेख किया, उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैव कीटनाशक के नाम पर नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो किसान को खुद बनाना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए कमर्शियल स्तर पर जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक और जैव खरपतवार नाशक उपलब्ध करवाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए। और एक यदि हम प्राकृतिक एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि कॉलेज बना लेंगे जिसमें केवल यही काम होगा तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद कर पाएंगे। बाजार व्यवस्था की आपने चर्चा की, प्रमाणन व्यवस्था की भी आपने चर्चा की, परंतु वो चर्चा अभी बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की हम सहायता कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे लिए समय की आवश्यकता है और ये व्यक्ति के स्वास्थ्य का भविष्य में बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला प्राकृतिक उत्पाद, इनकी बाजार की, मार्केट की व्यवस्था जो है उसको भी सुचारू करने का प्रयास किया जाए। और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए सरकारी स्तर पर कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करके कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्राकृतिक किसान तक वो सरकारी एजेंसी पहुंचकर उसकी पंजीकरण में, प्रमाणन में और मार्केट उपलब्ध करवाने में हम क्या क्या कर रहे हैं, इसकी यदि जानकारी देगी तो निश्चित रूप से जो हम 25,000 से 1 लाख करने का लक्ष्य है वो हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद सर। घनश्याम जी ने जो बात कही स्पीकर सर,
एक तो कॉलेज की बात कही, मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कॉलेज, प्रकृति कॉलेज होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है क्योंकि अनुसंधान वहाँ ज़्यादा हो सकेंगे। दूसरी बात सस्ती की मैंने इसलिए कही थी कि हमारे सीएम साहब ने 2 एकड़ पे प्रकृति खेती के लिए एक गाय की सब्सिडी थी 25,000। अब वो 2 एकड़ पे मिलती थी, एक वाले को नहीं मिलती थी। अब सीएम साहब ने जो किया वो 1 एकड़ पे कर दिया। 1 एकड़ पे एक गाय की सब्सिडी 30,000। 1 एकड़ पे 30,000 तो वैसे सस्ता हो गया, और उसके एक गाय के गोबर से 30 एकड़ में खेती हो सकती है, लेकिन गाय दूध भी देगी और वो भी उसको फायदा होगा। इसके लिए हमने गौ अभ्यारण्य जो हमारे बजट में जो आए है, सीएम साहब ने जिसकी प्रस्ताव रखा, उसके अंदर ये सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। जहां से वहां जो जिसके पास गाय भी नहीं होगी वहां से भी उसको वो सिस्टम मिल जाएगा गौ अभ्यारण्य से, वहां से सारे समाधान हो जाएंगे। एक तो बेसहारा पशु भी इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रकृति खेती को बढ़ावा मिलेगा, एक गोबर गैस प्लांट भी लगेगा और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हमारी नस्ल भी पैदा हो जाएगी। घनश्याम जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा जो बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री, मेरा एक निवेदन है कि 1 एकड़ पर एक गाय, अगर कोई 15 एकड़ में कर रहा है तो उसके लिए गौओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरे, ये कंसेप्ट भी धरातल पर सही नहीं है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा सकती है। इसके ऊपर भी अनुसंधान करने की, एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है कि जहां से ये कंसेप्ट आया वो मैं स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जो 1 एकड़ से ज्यादा जाना चाहते हैं, सरकार उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, कोई कैपिंग कर दे कि कोई 5 एकड़ की कर रहा है, 5 एकड़ तक कर रहा है तो 1 गाय, 10 एकड़ तक कर रहा है तो 2 गाय, 15 एकड़ तक कर रहा है तो 3 गाय। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से किसान इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, प्राकृतिक खेती की ओर किसान की रुचि बढ़ेगी। माननीय सदस्यगण, वास्तव में प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता है और बहुत से किसान इसमें बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। सरकार भी विभिन्न योजनाएं इसको बढ़ावा देने के लिए लाती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में जनता द्वारा चुने गए हम जनप्रतिनिधियों की एक अहम भूमिका रह सकती है, क्योंकि किसानों में प्राकृतिक खेती की जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत स्तर पर हैं, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, चाहे विधायक है या सांसद है, अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि खुद भी प्राकृतिक खेती को अपनाकर आम जन को इसके प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। और जो एक रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती का जो एक कंपैरिजन की भी बात आती है, वो भी अंतर हम लोगों को समझा सकते हैं। इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में किसानों से गोष्ठी करके, ऐसा मेरा सुझाव है, वह छोटे छोटे समूह बनाकर अपना एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और हमें इस कार्य को करना चाहिए। हरियाणा में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, वह सभी विधायक गणों की प्राकृतिक खेती के प्रति रुचि बढ़े तथा किसानों में जागरूकता और बढ़े। मैं इसको लेकर एक हरियाणा विधानसभा की तरफ से एक योजना बनाकर अपने सभी माननीय सदस्यों के लिए प्राकृतिक खेती पर आने वाले समय में एक सेमिनार का एक आयोजन हम करेंगे, ताकि ये विषय, उसमें एक्सपर्ट्स भी हों, वो उसके अंदर अपना विषय रखें। सरकार की तरफ से भी विषय आए, जो हमारे इस प्रकार के किसान हैं जो प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक मोटिवेशन के नाते उनको भी हम उसके अंदर बुलाएं। तो एक योजना अभी ऐसा एक ध्यान में आया है कि आने वाले समय में इस प्रकार का एक हम सेमिनार जो है वो आयोजित करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। अब सदन की कार्रवाई दोपहर भोज के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित